अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? या जरा 1 मिनट वेट करना, मेरा स्क्रीन का टच काम नहीं कर रहा, मैं उसको देख रहा था, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? जी जनाब, आवाज आ रही है? बेसिक इफेक्ट हमारा हो गया था।
डाइल्यूटेड ईपीएस ये, उसके बाद आपका ईपीएस कंप्लीट हो जाएगा। देन जो इनके कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं हम उसकी तरफ मूव करेंगे। फिर आईएस रेट के बाद फिर मैं आपको एनपीओ करवा दूंगा। एनपीओ में क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है वो फिर हम वहां पे आउट कर लेंगे। अगर हम बात करें बेसिक ईपीएस की, तो बेसिक ईपीएस में हमने देखा था कि क्या है कैसे नहीं है, उसकी तमाम कैलकुलेशंस को हमने समझा था किस तरह से होती है, शेयर इश्यूज क्या उसका इम्पैक्ट आएगा, सारा कुछ हमने देखा था। अब हम देखेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है? बिकॉज अगर देखा जाए तो कंपनीज ने क्या किए होते हैं, अपने पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जब अपनी कंपनी के जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, या जो सिक्योरिटीज जो हैं वो उसने क्या की हुई हैं, वो उसने इशू की हुई हैं, अवेलेबल की हुई हैं। मीन्स ये क्या है? ये वो शेयर्स हैं जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं है, बट फ्यूचर में जाके क्या हो सकते हैं, ये जाके कन्वर्ट हो सकते हैं। फ्यूचर में जाके, मुस्तकबिल में जाके ये क्या हो सकते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब अभी कन्वर्टेड नहीं है, अभी ये ऑर्डिनरी शेयर्स में नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल में जाके जब ये ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या हमारी ईपीएस इससे कम नहीं होगी? हमारी ईपीएस इससे कम होगी। वो जो हमारी ईपीएस में कमी आएगी, जो डिल्यूशन आ रही होगी, वो मैंने क्या करनी है, वो हमने यहाँ पे बतानी होती है। कितनी डिल्यूशन आएगी, कितना इम्पैक्ट आएगा, वो सारा हमने क्या करना है, वो सारे का सारा हमने यहाँ पे डिस्कस आउट करना है कि ये तमाम चीज़ें इसमें से हो रही होती हैं। अब नॉर्मली इसमें से हम क्या देखेंगे, इसमें से फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए होते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर्स आपके कन्वर्ट हो जाएं ऑर्डिनरी शेयर्स में, तो यहाँ कन्वर्टेबल हो इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, उससे क्या इम्पैक्ट आएगा आपके ईपीएस के ऊपर, वो हम यहाँ पे बताएंगे। या अगर आपने कोई बॉन्ड्स या इस तरह की कोई सिक्योरिटीज या इस तरह की कोई डेट सिक्योरिटीज इशू की हैं, अगर ये कन्वर्टेबल है, ये फ्यूचर में जाके शेयर ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए तो क्या इम्पैक्ट आएगा। या आपके पास कोई ऑप्शंस हैं या वारंट्स हैं, अगर वो कन्वर्ट हो जाए तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो हमने देखना है। अब ये तमाम के तमाम ना कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं। जैसे अगर आप बॉन्ड्स की बात करें, आपने लिखा हुआ है कि मैं बॉन्ड इशू कर रहा हूँ, 5 साल के बाद आप इनको ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसका मतलब 5 साल के बाद जब ये लोग इसको ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करवाएंगे तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो क्या हो रहे होंगे, इंक्रीज हो रहे होंगे, आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बढ़ रहे होंगे। तो आपने आज के दिन क्या करना है, जब आप अपनी बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर रहे होंगे, आपने इसका इम्पैक्ट जो है वो बताना है कि ये इसका इम्पैक्ट आएगा और यहाँ तक ये असर कर रहा होगा। अब उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, डाइल्यूटेड ईपीएस को, ये बेसिक ईपीएस के साथ हम सेपरेटली क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेट करके दे रहे होते हैं अपनी डाइल्यूटेड ईपीएस। कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, हम लेते हैं नेट इनकम, कि हमारी इनकम कितनी थी लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, ये सारी वही बात है जो बेसिक ईपीएस की थी। इसको डिवाइड करेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से, बेसिक ईपीएस है। बस इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज ऐड कर रहे हैं कि जो हमारी इंक्रीमेंटल सेविंग्स होंगी इन कन्वर्जन से वो हम ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे कितने हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे इस कन्वर्जन की वजह से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो आ रही होगी। इस तरह से हमने से क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। अब हमारे सिलेबस में कौन कौन सी कन्वर्जन वगैरह हो सकती हैं, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, डिबेंचर्स हमें गिवन कर सकता है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स गिवन कर सकता है, शेयर ऑप्शंस या शेयर वारंट्स जो है वो क्या कर सकता है, वो आपको गिवन कर सकता है कि ये आपने क्या करने हैं, ये आपके कन्वर्ट होने हैं, ये कन्वर्ट होके आपके ऑर्डिनरी शेयर्स में ये इंक्रीज हो रहे होंगे, इजाफा हो रहा होगा, ये आपने बताने होंगे। अब देखें, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, इसके साथ एसोसिएटेड होगा आपका प्रेफरेंस डिविडेंड। जब आपके ऑर्डिनरी शेयर्स इसमें कन्वर्ट होंगे तो क्या होगी, आपकी सेविंग्स हो रही होंगी, आपका प्रेफरेंस डिविडेंड बच रहा होगा। आपके बॉन्ड्स जो हैं, अगर आप वो ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बॉन्ड्स के ऊपर आप क्या कर रहे होंगे, आप इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं।
अगर वो ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा तो वो इंटरेस्ट की सेविंग जो है वो आपकी हो रही होगी। तो ये कुछ सेविंग्स वगैरह हैं जो हमारी क्या हो रही होती हैं, यहाँ पर हो रही होती हैं। इस चीज़ को हमने यहाँ पे देखना है, और जो सेविंग्स होंगी वो और कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमारे इंक्रीज हो रहे होंगे, अगर हमें पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल सकते हैं। अब डाइल्यूटिव का मतलब क्या होता है, कम होना, कमी आना। अब देखें, आपके नंबर ऑफ शेयर्स, फॉर एग्जांपल पहले आपका प्रॉफिट था 1 लाख 10,000 प्रॉफिट था, 1000 शेयर से आपका पर शेयर कितना आ रहा था, आपका पर शेयर जो है वो 10 आ रहा था। अगर आपका ये 1000 से बढ़ के 1500 हो जाए तो आपकी पर शेयर वैल्यू 10 से कम हो जाएगी। ये 10 से कम होना, इसे ही हम क्या कह रहे होंगे, यही हमारी डाइल्यूशन कहला रही होगी, इसे ही हम कमी कह रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ वो देखना है कि इन कन्वर्जन से, इन तमाम चीज़ों से जो भी जितनी भी कन्वर्जन होंगी, उससे जो कमी वाक़या होगी, उससे जो चीज़ें कम हो रही होंगी ईपीएस में, वो हमने देखनी है। समटाइम्स ये कन्वर्जन जो है ये एंटी डाइल्यूटिव भी होती है कि ये कम नहीं हो रही होती बल्कि बढ़ रही होती है। अगर कोई ऐसी कन्वर्जन है नेचर में जो एंटी डाइल्यूटिव है, उसका हम इम्पैक्ट नहीं लेके जा रहे होंगे। अब हमने कैसे फैसला करना है कोई भी चीज़ डाइल्यूटिव है, कोई भी चीज़ एंटी डाइल्यूटिव है, इसका फैसला करने के लिए ये कुछ बातें जो हैं वो क्या होनी चाहिए, वो आपको आपके माइंड में होनी चाहिए। आपके माइंड में जो है वो हमेशा रहनी चाहिए। अगर हम बात करें कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की, बॉन्ड इशू किए गए हैं, साथ लिखा रहेगा कि ये बॉन्ड्स जो हैं मुस्तकबिल में क्या हो सकते हैं, शेयर्स पे कन्वर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो कह देगा जी, मैंने आपको 5 लाख के बॉन्ड्स दिए हुए हैं, इसके ऊपर मैं 10% इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, लेकिन आप 3 साल के बाद आप इनको शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं, वो ये बात बता देगा। अब इस कन्वर्जन से आपकी ईपीएस में कमी भी आएगी। अब उस कमी को देखने के लिए क्या वो डाइल्यूटिव है कि नहीं है, आप क्या करेंगे, आप इंक्रीमेंटल ईपीएस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। इंक्रीमेंटल ईपीएस में क्या होगा, आप देखेंगे कितने इंटरेस्ट की सेविंग हुई है आपको। देखें, अभी आप बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स पे कर रहे हैं, उस पर 10% इंटरेस्ट पे करेंगे, इसका मतलब 50,000 का इंटरेस्ट आप पे कर रहे होंगे। अगर ये बॉन्ड्स शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं, ये बॉन्ड्स ना रहे, ये अगर ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं, तो क्या स्टिल हम इंटरेस्ट पे करेंगे, बताएं जरा। नहीं ना, इंटरेस्ट पे नहीं होगा ना, सेविंग होगी। तो ये सेविंग्स हैं, ये जो हमारे पास इंटरेस्ट की सेविंग होगी। और रिमेंबर, ये हमेशा नेट ऑफ टैक्स लेनी है। अगर टैक्स वगैरह है तो इसमें से टैक्स हम काट के, टैक्स डिडक्ट करके नेट ऑफ टैक्स ले रहे होंगे। इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितने शेयर्स आएंगे कन्वर्जन से, उस नंबर ऑफ शेयर पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास इंक्रीमेंटल ईपीएस आ रहेगी कि ये आपकी इंक्रीमेंटल ईपीएस है। अब आपने फैसला करना है ये इंक्रीमेंटल ईपीएस डाइल्यूटिव है कि नहीं है। तो याद रखिएगा, एंटी डाइल्यूटिव कब होगी, जब ये क्राइटेरिया आ रहा है, क्या, कि अगर इंक्रीमेंटल ईपीएस जो ये निकाली है ये बेसिक ईपीएस से ज्यादा है, तो ये क्या होगी आपकी एंटी डाइल्यूटिव होगी। इसका मतलब ईपीएस में कोई कमी नहीं आ रही। या अगर इंक्रीमेंटल ईपीएस कम है और बेसिक लॉस पर ईपीएस ज्यादा है, तब भी ये एंटी डाइल्यूटिव कहलाएगी। ये, इसके हम डाइल्यूशन का इम्पैक्ट नहीं ले रहे होंगे। उसके अलावा फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। आपको पता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इसको हम सेपरेटली ट्रेड कर रहे होते हैं। लेकिन वो कहता है जी, मैंने 1 मिलियन के प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हुए थे, फ्यूचर में आप जाके इन्हें क्या कर सकते हैं, आप इन्हें ऑर्डनरी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब जब इन्हें ऑर्डनरी शेयर्स में कन्वर्ट करवाएंगे तो आपका शेयर कैपिटल बढ़ेगा, वो तो ठीक है, लेकिन उसकी वजह से आप सेविंग भी तो कर रहे होंगे। क्या, कि जो आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर रहे हैं, उस प्रेफरेंस डिविडेंड की क्या हो जाएगी, आपकी सेविंग्स हो जाएगी, बचत हो जाएगी। तो वो जो डिविडेंड सेव किया है करंट पीरियड के लिए, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर, तो आपके पास क्या आ जाएगी, इंक्रीमेंटल ईपीएस आ जाएगी। असूल वही है कि अगर इंक्रीमेंटल ईपीएस ज्यादा है बेसिक ईपीएस से तो एंटी डाइल्यूटिव है, अगर इंक्रीमेंटल ईपीएस कम है बेसिक लॉस पर एपीएस से, तो वो फिर क्या हो जाएगी, एंटी डाइल्यूटिव होगी। तो ये चीज़ जो है ये आपने अपने माइंड में रखनी है।
उसके बाद ऑप्शन या वारंट्स। ऑप्शन या वारंट्स क्या होते हैं? आपको लेटर दिया गया है, आपको कहा गया आपके पास ये ऑप्शन पड़ी हुई है, फ्यूचर में जाके इस कीमत के ऊपर आप हमें पेमेंट कीजिएगा, हम आपको शेयर दे देंगे। रिमेंबर ऑप्शन एंड वारंट्स नॉर्मली क्या होते हैं, ये एंटी डाइल्यूटिव नेचर ही होते हैं। एंटी डाइल्यूटिव तब होते हैं जब ये आउट ऑफ मनी हो, या आउट ऑफ मनी कैसे हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल मार्केट में शेयर 80 रुपए का है और आपको कहा जा रहा है कि यदि आप हमसे आके 100 रुपए का ले लें, क्या कभी जाके आप मार्केट उनसे शेयर लेंगे? अगर मार्केट में शेयर 80 का मिल रहा है और आपको कहा जा रहा है कि आप आके 100 का शेयर ले लें, कभी भी आप शेयर बाय नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो कौन पागल बेवकूफ आदमी होगा कि कहेगा यार 80 की चीज है, मैं जाके 100 में ले लूंगा, ऐसा कोई भी नहीं होगा। तो ये जो होता है इस तरह का, इसे हम क्या कहते हैं फिर, ये एंटी डिल्यूटिव खिलाड़ी होती है। नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं होता, जब होता है तो वो उस वक्त आपको बता दिया जाता है कि जी ये ऐसे है या ये ऐसे है। तो ये 3 मेन चीज़ें हैं जो इसमें आ रही होती हैं। अब जब आपने डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करनी है, जब भी आपने डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करनी है, उसके लिए क्या देखना पड़ेगा आपको? कि आपकी सेविंग्स कितनी हुई है अर्निंग में से, वो देखनी है, और नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने इंक्रीज हुए हैं, वो आपने देखनी है। रिमेंबर इसमें से जो इंटरेस्ट की सेविंग होगी वो हमेशा नेट ऑफ टैक्स ली जाएगी। डिविडेंड के ऊपर कोई किसी किस्म का इंटरेस्ट का इम्पैक्ट नहीं होता, टैक्स का इम्पैक्ट नहीं होता, वो तो हम बीच में इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे होंगे। तो ये चीज़ जो है ये क्या होनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए कि यार ये हमारी है, इस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। ये एग्जाम्पल करते हैं, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल रीड कीजिएगा, स्क्रीन पर नजर आ रही है एग्जाम्पल? एवरीवन मस्ट रीड दिस एग्जाम्पल, ताकि फिर हम इसकी डिस्कशन करें। जी जनाब, सवाल पढ़ लिए?
रिक्वायरमेंट है कि आपने इसकी बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करनी है और इसकी डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, ईयर एंड 31 दिसंबर 2015 के लिए। कहता सिल्वर लिमिटेड हैज 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू ऑन 1 जनवरी 2015, जिसके ऑर्डिनरी शेयर से देयर हैज बीन नो न्यू इशू ऑफ शेयर्स फॉर सेवरल ईयर, कोई शेयर इशू वगैरह नहीं है उसके। However, company issued rupees 2 million of convertible 6% preference shares on 1 अप्रैल 2015। 6 मिलियन के 2 मिलियन के उसने शेयर्स इशू किए हैं। ये कन्वर्टेबल शेयर है, 6% के ऊपर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं। These are convertible into ordinary shares at following rate। आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं इन रेट्स के ऊपर कि 31 मार्च 2018 को अगर आप कन्वर्ट करवाते हैं तो हम आपको 100 के बदले में 25 शेयर देंगे। अगर आप इस तारीख पे कन्वर्ट नहीं करवाते तो आपको फिर 31 मार्च 2019 को दूसरी कन्वर्जन ऑफर करेंगे, तो 100 के बदले में हम आपको 20 शेयर दे रहे होंगे। इन द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 दिसंबर, टोटल अर्निंग वर रुपीज 4087,000। ये इसकी अर्निंग है। टैक्स इज एट द रेट ऑफ 30%। टैक्स जो है वो उसका 30% है। हाउएवर प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस। तो जो प्रेफरेंस डिविडेंड है उसके ऊपर टैक्स का इम्पैक्ट वगैरह नहीं आता, ये उसने हमें बताया। अब इसको हमने देखना, सबसे पहले हम इसकी बेसिक ईपीएस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। कितना है प्रॉफिट? 40,870,000। इसमें से हम लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, ऐसे ही है। 2 मिलियन के शेयर्स हैं, 6% के ऊपर हम उसे डिविडेंड दे रहे हैं, तो कितना डिविडेंड दे रहे होंगे जरा बताइएगा। 6% कितना बनता है 2 मिलियन का? 1,20,000। बट वह पूरे साल का डिविडेंड बनता है, लेकिन ये तो अप्रैल में इशू किए गए हैं, तो ये हम 9/12 लेंगे। कितना बनता है? 90,000। यहाँ पे आप इसको लेस करवा दें। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे ऑर्डिनरी? 10 मिलियन। तो आपके पास बेसिक ईपीएस आ रही है, कितनी होगी? फोर 4.07। कोई और भी बताए जरा। 4.078। ये आपकी बेसिक ईपीएस आ जाएगी, ये आपने कैलकुलेट करनी है। अब हम चलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए कि डाइल्यूटेड ईपीएस कितनी होगी, उसके बारे में हमने बात करनी है। अब उसके लिए देखना है कि अगर हम कन्वर्ट कर दे या कन्वर्ट हो जाए तो कितने डिविडेंड की सेविंग होगी फॉर द ईयर, वो देखेंगे। और हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अब उसने आपको सामने दो कन्वर्जन ऑफर की हैं, या तो आप हमसे 25 शेयर ले लो या आप हमसे 20 शेयर ले लो। बताओ आप किसके ऊपर जाओगे? आप 25 शेयर लेना पसंद करोगे कि 20 शेयर लेना पसंद करोगे ऑर्डिनरी? 25। तो इसका मतलब आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स पे जाना है। अब कितने के थे? उसने कहा सारे 2 मिलियन के हमने शेयर्स दिए हुए हैं। 2 मिलियन
उसने कहा है हर 100 के बदले में मैं कितने दूंगा, 25 दूंगा। तो बताएं कितने शेयर्स कन्वर्ट होंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स ऐड होंगे कन्वर्ट होने के बाद, बताइएगा जरा। 5 लाख। तो 5 लाख शेयर्स इसमें ऐड हो जाएंगे। अब ये हमने पहले प्रेफरेंस डिविडेंड लेस किया था, बिकॉज ये हम पे कर रहे थे, अब ये सेव हो जाएगा तो ये हम लेस नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट इसका होगा 40870000, ऐड कर देंगे जी 10500000। तो आपके पास ईपीएस आ रही है, कितनी बनेगी डिलिवर्ड ईपीएस? 3.89। तो ये है जी आपकी डिलिवर्ड ईपीएस। देखिए बेसिक ईपीएस ज्यादा थी, अगर ये कन्वर्ट होते हैं तो आपकी ईपीएस पे कमी आ रही है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड ईपीएस कह रहे होते हैं। ये क्लियर है? उसके बाद है शेयर ऑप्शन या वारंट्स। शेयर ऑप्शन या वारंट्स हैं कि आपको भी ऑप्शन दी गई है कि फ्यूचर में इस कीमत पे जाके आपको क्या मिल जाएंगे, आपको शेयर्स मिल जाएंगे, आप ये कीमत वगैरह पे कर दीजिएगा। आपने देखना होता है शेयर ऑप्शन या शेयर वारंट्स में एक चीज को, कि इट इज जस्ट लाइक दैट कि 2 की कीमत में 3 शेयर्स ले लो, या बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह की ऑप्शन होती है कि हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, मार्केट प्राइस हमारे शेयर की 30 रुपए की है, हम आपको 40 में 2 दे देंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको कुछ फ्री का एलिमेंट मिल रहा होता है। तो फ्री के देखिए कुछ शेयर्स के पैसे मिल रहे हैं आपको, कुछ जो है आपको फ्री के एलिमेंट के तौर पे मिल रहे होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑप्शंस में कितने मिलेंगे या फ्री शेयर्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है, आपके सामने लिखा हुआ है कि आपको कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस दी गई हैं, वो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आप इस एडजस्टमेंट फैक्टर से, दैट इज फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू, इससे या इससे दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, जवाब एक ही आएगा। फेयर वैल्यू जो मार्केट कीमत है, एक्सरसाइज प्राइस क्या होती है कि आपको कितने का शेयर दिया जा रहा है, आप इसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको चल देगा पता कितने फ्री शेयर्स की वैल्यू जो है आपको दी जा रही है। तो शेयर ऑप्शन या शेयर वारंट्स में आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं इस चीज को डिटरमिन करने के लिए। जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है जी ब्रॉन्ज लिमिटेड हैड टोटल अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर 2023 ऑफ रुपीज 25 मिलियन, ये उसकी अर्निंग थी। इट हैज 5000 ऑर्डिनरी शेयर्स, उसके 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर, 5 मिलियन के ऑर्डिनरी शेयर थे। आउटस्टैंडिंग शेयर ऑप्शन जो है थी वो 4 लाख शेयर की थी, which can be exercised at a future date at an exercise price of 25। एवरेज मार्केट प्राइस जो है थी वो 40 थी। इसने हमें गिवन की है, आप इसको इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आपका जवाब आ जाएगा कि आपकी डीपीएस कितनी बन रही है और कितने शेयर्स जो हैं वो आपने सेव आउट किए हैं, कन्वर्ट हुए हैं। ये इसमें मैक्सिमम 3 चीजें आती हैं, इसके अलावा इसमें 3 चीजें नहीं होती। आपने सिंपल याद रखना है एक चीज में कि अगर बॉन्ड्स वगैरह कन्वर्ट हो रहे होते हैं ना, तो उसमें इंटरेस्ट की सेविंग होती है। जहाँ पे इंटरेस्ट की सेविंग होगी वहां पे आप उसको नेट ऑफ टैक्स लेके चलेंगे, टैक्स का इम्पैक्ट जो होगा वो आप उसमें से लेस करवा रहे होंगे। अब आपने अगर बेसिक ईपीएस का सवाल आ जाएगा ना, आपने ये टेबल बनाना है। ये टेबल नजर आ रहा है, ये टेबल नजर आ रहा है सबको? इस टेबल को ना आपने बनाना सीखना है। देखें आपके पास मैंने कहा था सिलेबस में 3 चीजें हैं, या तो ऑप्शंस होंगे, या डिवेंचर्स होंगे, या आपके पास क्या होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। अब ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन रिमेंबर, आपने इनकी रैंकिंग करनी है। रैंकिंग का मतलब क्या है, आपने देखना है कि यार कौन सी चीज डाइल्यूटिव सबसे ज्यादा है, उसको रैंक 1 पे करेंगे, जो सबसे कम है उसको रैंक 3 पे करेंगे। रिमेंबर ये जो ऑप्शंस या वारंट्स होते हैं ना, ये हमेशा डाइल्यूटिव ही नेचर होते हैं,
और ये हमेशा क्या होते हैं, इनको आपने रैंक 1 करना है। जहाँ पे भी आपको मल्टीपल सिक्योरिटीज गिवन की गई हैं या मल्टीपल कन्वर्जन है और उसमें ऑप्शंस या वारंट्स वगैरह मौजूद हैं, ये सबसे पहले आएंगे, सबसे ऊपर आएंगे। क्यों? बिकॉज इसमें सेविंग्स आपकी कुछ नहीं हो रही, बट आपके शेयर्स इशू ही हुई जा रहे हैं। ऑप्शन दी हुई थी, उन्होंने आए पैसे दिए, आपने उसके बदले में उनको शेयर्स दे दिए। तो ये हमेशा क्या होता है, इसका प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स इससे बढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए ये क्या होंगे, ये हमेशा रैंक 1 पे जाएंगे। उसके बाद डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर रह जाएगा। अब इन दोनों में आपने फैसला करना होगा, आप दोनों की इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालेंगे कि अगर डिबेंचर्स ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो कितनी इंक्रीमेंटल ईपीएस आएगी, मतलब कितना इंटरेस्ट सेव होगा, कितने शेयर्स कन्वर्ट होंगे, आप उसको डिवाइड करेंगे, आपके पास इंक्रीमेंटल ईपीएस आ जाएगी। फिर आप प्रेफरेंस डिविडेंड को भी देखेंगे, आप देखेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड कितना सेव हुआ, कितने शेयर्स कन्वर्ट हुए हैं, डिवाइड करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। जो इनमें से लोवेस्ट होगी वो थर्ड पे रैंक होगी, जो ज्यादा होगी वो सेकंड पे रैंक होगी। तो ऑप्शन हमेशा नंबर 1, उसके बाद हाईएस्ट नंबर 2 और लोवेस्ट जो है वो नंबर 3 पे रैंक हो रही होगी। अब ये वाला फॉर्मेट जो है ना, ये आपने बनाना सीखना है पेपर में। डाइल्यूटेड डीपीएस को करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए ये टेबल, ये फॉर्मेट आपको आना चाहिए। देखें बेसिक ईपीएस आपको पता होगी कि ये मेरी बेसिक ईपीएस है, इसमें आपने क्या करनी है, तमाम एडजस्टमेंट्स करनी है। बेसिक ईपीएस में से निकाल लिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड लिया, ये आ गया। हाइपोथेटिकल अमाउंट लिया जी, 5000 इसका प्रॉफिट था और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स उसके साथ 100 थे, तो इसकी ईपीएस जो है थी, बेसिक ईपीएस 50 आ रही थी। हाइपोथेटिकल डाटा है, समझ आ रही है कि बेसिक ईपीएस कितनी आ रही थी, 50 आ रही थी। अब वो कहते हैं जी आपके पास ऑप्शंस थी, वो भी कन्वर्ट हो रही हैं, डिबेंचर्स भी हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं। अब कैसे फैसला करेंगे कि कौन सा डाइल्यूटिव है, कौन डाइल्यूटिव नहीं है, या किसको रैंक पहले करना है, किसको रैंक बाद में करना है। तो देखिए ऑप्शंस जो होंगी ना, बिकॉज उसका प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, तो सबसे पहले आप उसको लिखा करेंगे। ऑप्शंस है, अगर ऑप्शन में 25 शेयर इशू किए हैं तो आपका वेटेड नंबर ऑफ शेयर 100 से बढ़े कहाँ चला रहेगा, 125 पे। अब 5000 और 125 करेंगे तो ईपीएस आपकी 50 नहीं रहेगी, बल्कि कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। 40 विल बी और ईपीएस, आप इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब आप देखें पहले ईपीएस कितनी थी, 50 थी। अगर ऑप्शंस एक्सरसाइज हो जाती हैं तो आपकी ईपीएस 50 नहीं रहती, बल्कि कितनी हो जाती है, 40 हो जाती है। तो ये डाइल्यूटिव इन नेचर है। उसके अलावा फिर डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में देखेंगे। अब 500 के डिबेंचर लेट्स सपोज इशू की है, उससे सेविंग हुई है आपको डिबेंचर से, इंटरेस्ट की नेट ऑफ टैक्स। नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने हैं, 30। तो अब आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 5500। शेयर्स आपके कितने हो गए, 155। तो 5500 को 155 पे डिवाइड करेंगे, आपकी ईपीएस मजीद कम हो रही होगी, तो ये रैंक 2 पे आ जाएगी। उसके बाद डिविडेंड आपने सेव किया 200 का, शेयर्स बढ़ाया आपने 5 के, अब टोटल अर्निंग होगी 5700 की, शेयर्स हो गए 160 के। अब आप देखें तो ये 35 से थोड़ी सी बढ़ रही है, तो ये लीस्ट पे है, तो हम लिख देंगे। अब ये बढ़ रही है, इसका मतलब ये कन्वर्जन जो है ये एंटी डाइल्यूटिव है। हम अपना जवाब सिर्फ यहाँ का लिखेंगे, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक ईपीएस में कमी आ रही थी, तो हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो कितनी रिपोर्ट हो जाएगी, 35.48 रिपोर्ट हो जाएगी। बिकॉज जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करेंगे ऑर्डिनरी शेयर्स में, तो उससे हमारी ईपीएस कम नहीं होगी, बल्कि ज्यादा हो रही होगी। आपने सिंपल ये टेबल में वैल्यूज प्लेस करना सीखनी है। अगर आपको इन टेबल में वैल्यूज प्लेस करना आ जाएंगी, तो आपको डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो आ जाएगी, कैसे होती है और कैसे नहीं होती। ठीक है, तो बेसिक ईपीएस का भी आपको फॉर्मेट कराया है और इसका भी आपको फॉर्मेट बता दिया है। इन फॉर्मेट्स में आपने वैल्यूज प्लेस करनी है और आपका 100% जवाब जो है वो एक्यूरेटली आ जाएगा, विदाउट एनी प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? अब बेसिक ईपीएस का फॉर्मेट मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। आपका फॉर्मेट ये होगा कि आप लेंगे जी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको डिवाइड करेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से, आपके पास बेसिक ईपीएस आ जाएगी। उसमें आपका वेटेड नंबर का टेबल ये बनेगा, फ्रैक्शंस के आप यहाँ पे निकालेंगे और इस तरह से हम उसको लेके चल रहे होते हैं। ये ऑर्डर ऑफ वैल्यूएशन मैंने आपको समझा दिया, रैंकिंग कैसे होगी कैसे नहीं होगी। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है
ये क्वेश्चन, इसमें से डाटा पकड़ना है आपने, और आपने सिंपल इस क्वेश्चन को इस टेबल के अंदर प्लेस करते जाना है। आपका 100% एक्यूरेट आंसर जो है वो आ जाएगा। जैसे सवाल में उसने बताया हुआ है कि नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स जो है थे वो 2 मिलियन थे, अर्निंग्स जो है थी वो 6 मिलियन की थी, एवरेज मार्केट प्राइस जो है वो 80 की थी। अब ऑप्शन दी है उसने 6 लाख शेयर्स में, तो ऑप्शन हमेशा क्या होती है, डाइल्यूटिव होती है, रैंक बन जाएगी। फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं। आप इनकी इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालेंगे, जो सबसे ज्यादा होगी वो रैंक 2 पे, जो सबसे कम होगी वो रैंक 3 पे आएगी। तो आप इसको वैल्यूज को पकड़ेंगे, उस टेबल में प्लेस करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास जवाब आ जाएगा। तो सिंपल ये क्या है, ये प्लेसमेंट ऑफ वैल्यूज है इन दैट टेबल। आप उसमें करेंगे तो आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो भी कैलकुलेट हो जाएगी। इसके अलावा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है, ये जो आपको मैंने फॉर्मेट बताए थे, ये इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। बेसिक ईपीएस भी हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं, डिलीवरी ईपीएस भी हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। इसके अलावा जो हमारे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस होते हैं, उसकी हम जो ईपीएस होती है या लॉस पर शेयर होता है, वो हम क्या कर रहे होते हैं, डिस्क्लोज आउट कर रहे होते हैं। तो ये जितनी प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट है, ये आपको जो फॉर्मेट सिखाया है, ये टेबल सिखाया है, उसमें तमाम बातें जो हैं वो सारी आपको बताई हुई है। उसके अलावा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये भी सारी आपको समझा दी हुई है मैंने। और यूजफुलनेस, ईपीएस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, मार्केट डिसीजन के लिए, इन्वेस्टिंग डिसीजन के लिए, कौन सी कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही, इस तमाम फैक्टर्स के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये ट्रेंड सेटर होते हैं, बता रहे होते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर है या नहीं है, कंपनी बुरा तो नहीं जा रही, कंपनी अच्छा जा रही है। इन्वेस्टर्स के लिए ये क्या होती है, बड़ी ज्यादा अहम होती है। जैसे बेसिक ईपीएस से को अंदाजा होता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, वैसे डाइल्यूटेड ईपीएस से भी इनको अंदाजा हो जाता है कि अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो फ्यूचर में मेरे साथ होने क्या वाली है, कितने शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्डर में, तो उसकी बेसिस पे वो क्या कर रहे होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग वगैरह कर रहे होते हैं। उसके बाद इसकी लिमिटेशन है, कहाँ कहाँ पे ये नहीं अप्लाई हो सकती। अब हर कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो सेम नहीं होती, इसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता, इसमें सिर्फ हम प्रॉफिटेबिलिटी के जिक्र कर रहे होते हैं, प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे होते, कैश फ्लो इसमें टोटली इग्नोर होता है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं ईपीएस की, जो आपने क्या करनी है, जो आपने यहाँ पर देखनी होती है। यहाँ पे हमारा जो ईपीएस है IS33 विद बेसिक एंड डाइल्यूटेड हो गया। इन दोनों में सिर्फ जो आपको चीज बताने वाली थी, दैट वाज जो फॉर्मेट, के फॉर्मेट आपको समझ आनी चाहिए कि फॉर्मेट में आपने इन वैल्यूज को प्लेस करनी है। अभी जो क्वेश्चन दिए हैं ये सिर्फ आप लोगों ने करना है। कल मैं आपको IS 8 जल्दी से करवा के आपको बताया था ना, IS 8 के स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के और ईपीएस से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं, इसमें डैफोडिल्स वाला क्वेश्चन है। फिर मैंने आपको वो क्वेश्चंस करवाने हैं, तो वहां पे मैं आपकी फिर ईपीएस की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। तो कल से बता के IS 8 किस तरह मूवमेंट होती है, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट कैसे होती है, प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट कैसे होती है, फिर हम इनके क्वेश्चंस करते हैं कंबाइंड क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के, IS 8 के और ईपीएस के, ताकि हमारा ये चीज जो है ये हमारी डन हो जाए। उसके बाद कल परसों ये दो दो दिन प्रैक्टिस करके इन एरिया की, फिर मैं आपको एनपीओ के ऊपर जान मार दूंगा आपकी। ठीक है। ये थ्योरी जो आपको अभी एंड पे बताई है ना, ये थ्योरी जो है ये आपने देखनी है, इनको बस रीड करना और रटे नहीं मारने। ये बड़ी कॉमन सी बातें हैं जो ईपीएस में भी समझाई, जो आपको रेशो में भी समझाई हुई है आपको।
ठीक है जी, कल मिलते हैं विद ईपीएस। अल्लाह हाफिज। और ईपीएस कह रहा हूँ, आईए सेट।